पहला वीडियो है जो हिंदी लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज में हो। मुझे एक्चुअली बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं ऑडियंस की तरफ से, व्यूवर्स की तरफ से कि हिंदी में एक वीडियो बनाओ, तो दिस विल बी आवर फर्स्ट वीडियो। सो आज की टॉक में क्षितिज मॉल, जो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट करेंटली वर्किंग है एट पोर्ट्री यूनिवर्सिटी, इनका अपना खुद का चैनल है, यूट्यूब चैनल विच इज़ कॉल्ड देसी रॉकेट साइंटिस्ट। जो चैनल डिस्क्रिप्शन और लिंक जो है ना अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूँगा, उसके जाके फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा इनका। तो इन्होंने पोर्ट्री यूनिवर्सिटी में पीएचडी करा है और वहीं से अभी पोस्ट डॉक्टरल भी कर रहे हैं। इनका ये शॉर्ट बैकग्राउंड है जितना इन्होंने मुझसे डिस्कस किया है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट ये वीडियो स्टार्ट करने के लिए मैं क्षितिज भाई से पूछूंगा कि इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए, इनका जर्नी बैचलर्स टू मास्टर्स देन पीएचडी, अभी ये पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट कर रहे हैं, विच इज़ लाइक वेरी लॉन्ग जर्नी इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। सो क्षितिज भाई प्लीज स्टार्ट कीजिए। Okay, first of all, नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम टू आतिक भाई और बाकी जितने भी व्यूवर्स हैं और जो लोग इसे बड़े चाव से देख रहे हैं। तो आतिक भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, अपना समय निकालने के लिए, और ये जो कर रहे हैं और मंच दे रहे हैं लोगों को, तो ये काफ़ी बहुत अच्छी बात है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो लगे रहें इस पे, और आपके कारण कई लोगों के सपने साकार हो पाएंगे और कई लोगों को कई ऐसी बातें पता चल पाएंगी जो और चैनल्स में नहीं पता चल रही हैं। और मेरे जैसे लोग हैं जो यहाँ पे 10-11 साल रह चुके हैं, तो वो अपनी जो जर्नी है, जो सफ़र हमने किया है, इंग्लिश वाला या हिंदी वाला, वही हम आपसे शेयर करेंगे। हाँ। तो जैसा कि आतिक भाई ने पूछा कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की, लाइक बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, पीएचडी। तो मैं वैसे ओरिजिनली गोरखपुर से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से, लेकिन मैं रेस्ड अप महाराष्ट्र में हुआ हूँ, वहीं पर मेरी एजुकेशन हुई है। फिर मैं कोटा राजस्थान में गया हूँ, बंसल क्लासेस में पढ़ा हुआ हूँ। फिर वहाँ से मैं दिल्ली एनसीआर रीजन में मैंने अपनी पढ़ाई की है, वहीं से मैंने अपना बैचलर्स किया। और मेरा पहला जो प्यार है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग था शुरू से ही। और उसकी भी एक कहानी है कि एक्चुअली जो मेरे पूरा परिवार है वो सारे मेडिकल फील्ड में, तो सभी कुछ ना कुछ टाइप के डॉक्टर हैं, इंक्लूडिंग जो मेरे डैड है वो हड्डी के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और जो मेरी सिस्टर है वो डेंटिस्ट है। तो माहौल ऐसा था कि सब चाहते थे कि मैं भी डॉक्टर बनूं, ट्रॉमा सर्जन, चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट स्पेशलिस्ट, पूरा माहौल वैसा था। और एक्चुअली मैं पीएमटी की तैयारी करने लग गया था एक समय पे। 9वीं कक्षा में मैं वो किताबें खोल के, बायोलॉजी पे ज्यादा ध्यान था, मैथ्स पे ज्यादा ध्यान नहीं था। और कई लोग मुझे बोलते थे कि मैथ इज नॉट योर फ्यूचर इज लाइज विद बायोलॉजी, लोग ये बोलते थे। लेकिन फिर हुआ ये कि एक्चुअली मेरे जो डैड है वो यही मेरे को बोले कि मेरी तरह तुम भी कभी डॉक्टर बनना, तो डॉक्टर बनोगे ना? तो मैंने बोला हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा। मैंने उन्हें कभी ये नहीं बताया कौन सा वाला डॉक्टर, तो वो फ्यूचर में आगे जाके पता चला। तो हुआ ये कि 2003 में मैं अपनी दीदी के साथ, अपने पापा के साथ टीवी खोल के एक इवेंट देख रहा था। तो उस इवेंट में इंडियन ओरिजिन की जो है, अपने हरियाणा की छोरी जिन्होंने हमारे देश का बहुत नाम रोशन किया, कल्पना चावला, वो जा रही थी अपनी दूसरे स्पेस यात्रा के लिए, अंतरिक्ष यात्रा के लिए। तो वो गई, जब तो गई उनके लिए तालियां बजी, लेकिन वो वापस आ रही थी तो उनका स्कूल पूरा ना सेलिब्रेट कर रहा था। तो मेरे पिताजी मुझे बोलते हैं कि कुछ ऐसा काम करो लाइफ में कि इनकी तरह, कल्पना चावला की तरह, तुम्हारा पूरा स्कूल तुम्हारे लिए ताली बजे। तो मेरे को काफी इंस्पिरेशनल, मोटिवेटिंग लगा। और पूरा उस टाइम पे जो न्यूज था ना, पूरा उनकी ओर ही था कि कल्पना चावला ने ये किया, वो किया, एस्ट्रोनॉट के बारे में कई सारी जानकारी देने लगे। तो फर्स्ट टाइम मैंने सोचना चालू किया कि अच्छा स्पेस में कैसे जाते हैं, क्या होता है। तो मेरा और मेरी दीदी के बीच में ये सब कॉन्वर्सेशन हो रही है, वार्तालाप हो रही है। तो होने के बाद ये है कि वो आते आते वो एक्सीडेंट हो जाता है। शटल जो थी, स्पेसशिप थी, वो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से वो पूरा जल गया। तो वो इतना दुख हुआ ना देख के, क्योंकि उसी टाइम पे हम लोग मोटिवेट हो रहे हैं और उसी टाइम पे आपके जो हीरो जो है आपके सामने, वो उनकी मतलब मौत हो रही है। तो वो काफी दिल पे लगा। और फिर एक टाइम को ऐसा लगा, मतलब ये फील्ड इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उस दिन मेरे को पूरा चेंज कर दिया उस इवेंट ने, और मेरे को ये लगा कि यार कुछ भी करके मेरे को इसी फील्ड में जाना है और मेरे को कल्पना चावला की तरह ही बाहर जाके पढ़ना है। आगे मैं क्या करूंगा वो अलग थिंग है, क्योंकि उन्होंने, वो तो यहीं यूएस में रही और यहाँ की सिटीजनशिप लेके यहीं से एस्ट्रोनॉट बनी।
बट हाँ दैट इज वन ऑफ द वेज। आप और बहुत चीजें कर सकते हो जो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन वो चीज ने मुझे बदल दिया, और फिर मेरा ये हो गया कि यार कुछ भी करके मेरे को एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है, और कोई भी नहीं, मेरे को एरोस्पेस ही करना है, और वो भी मेरे को यूएस में जाके पीएचडी करनी है। ऐसा सब पूरा प्लान कर लिया 15 साल के ऊपर। और मेरा काफी काइंड ऑफ मजाक भी उड़ा है कुछ लोगों ने कि क्या है, अभी तो तुम बायोलॉजी पढ़ रहा था, वहां पे कहाँ जा रहे है, और मैथ तो तुम्हारा वो है भी नहीं, फोर्टे भी नहीं है, तुम्हारी शक्ति नहीं है। तो एक्चुअली इतना बुरा नहीं था मेरा मैथ। मैथ का दिक्कत ये था ना कि मैं सिली मिस्टेक करता था। हाँ स्क्वायर रूट हाँ ऑफ 4 मैंने कुछ लिख दिया, और फिर वो कुछ और निकल गया। लाइक +2 -2 वाला मैं कुछ कुछ करके गलतियां करके आता था। हाँ तो हाँ उसकी वजह से मेरे नंबर कटते थे। ये नहीं था कि थॉट प्रोसेस जो था वो मेरा था सही। लेकिन हाँ लोग है ना अपने यहाँ पे ऐसा नंबर देखते हैं कि हाँ यार ये फाइनल क्या आया तेरा, 100 में से 90 आए। वो ये नहीं देखते कि हाँ वो प्रोसेस जो बाकी 10 नंबर भी कटे उसमें मैं ठीक कर रहा था, बस सिली मिस्टेक हो गई। हाँ तो हाँ उस हिसाब से मेरा बायोलॉजी स्ट्रांग मानते थे, मैथ नहीं मानते थे। लेकिन फिर अल्टीमेटली मैंने ये चूज किया, और मैं वेरी बहुत अपना धन्यवाद देता हूँ अपनी फैमिली को कि वो लोग तैयार हो गए मेरे को जाने दिया इसमें, क्योंकि मेरे इसमें यूजली परिवार में और मेरी जैसी बहन है वो तो उसी में गई कल में, लेकिन मैं मेरे पिताजी को मैंने बोल दिया कि मेरे को इसी में जाना है। उन्होंने काफी सपोर्ट किया और मेरे को बंसल क्लास से जाने दिया। और मैं बंसल क्लास भी इसीलिए गया उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे बस ये था कि भाई यहाँ सबसे बेस्ट आपको कौन इन्फॉर्मेशन दे सकता है अबाउट IIT जेई। तो उस टाइम पे बंसल सर ही थे जो थे। और मैं बहुत लकीली वो 700-800 बच्चों में ऑल इंडिया सेलेक्ट हुआ था बंसल क्लास में भी। उसमें बहुत प्राइड लेता हूँ कि उस टाइम मैंने टक्कर देके कैसे तो पहुंचा वहां पे। और बाद में तो चीजें बदल गई थोड़ी सी, थोड़ा और कमर्शलाइज हो गया। लेकिन मेरे जमाने में मतलब बंसल क्लास जाना बहुत वो प्राइड वाली बात मानी जाती कॉम्पिटेटिव थी। हाँ हाँ बहुत कॉम्पिटेटिव था। और उस टाइम पे एक्चुअली ये भी था कि NTSC NSTSC इस टाइप के एग्जाम होते हैं, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम, और ये सब मुझे कुछ हम्म मालूम ही नहीं था। मतलब मैं अपनी दुनिया में था कि CBSE का एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन मेरे को जब पता चला कि मेरा जो टक्कर है ऐसे लोगों के साथ है जो इसकी तैयारी 1 साल से कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी हालत और खराब होती। कैसे तो भी मैंने वो एग्जाम निकाल लिए और मैं पहुंच गया वहां पे। और आज भी मैं मतलब आज मैं यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता हूँ ना, उसका वन ऑफ द रीजंस यही है कि इंडिया में मैंने बहुत जम के मेहनत किया, और बंसल क्लास ने मेरे को बहुत अच्छे से धोबी पछाड़ पछाड़ के मेरी जो ट्रेनिंग कराई है। आपका बेसिक स्ट्रांग किया है वहाँ पे बेसिक स्ट्रांग, और एक है उन्होंने मेरा ईगो तोड़ दिया कि मैं हम्म 10th तक ऐसा था कि मैं सेकंड देखा ही नहीं कभी, मतलब हमेशा फर्स्ट ही आना है। इवन स्कूल में जितने बच्चे मतलब स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स ने मेरे हमेशा रैंक पे नंबर 1। तो वो एक वो बन गया था कि यार ये फर्स्ट ही आता है, फर्स्ट आता है, फर्स्ट आता है। तो बंसल क्लास ने बोला तू फर्स्ट तो वहां आता है, अभी पूरे इंडिया के बच्चों को लाते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। इंडिया के जब टॉप ब्रेन्स एक जगह आते हैं फिर आपको अपना असली वो पता चलता है कि यार टक्कर तगड़ी है, और एक दिन आप अच्छे हो सकते हैं, एक दिन दूसरा भी अच्छा हो सकता है। तो हेल्दी कॉम्पिटिशन रहता है, दूसरे से हम सीखते भी हैं। मैं अपने आज भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो वहाँ मेरे साथ पढ़े और आज बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, और IITs में गए और ये सब। बट मैं उनसे आज भी बहुत सीखता हूँ कि वो किस तरह से उनका एटीट्यूड जो है ना लाइफ के प्रति वो बहुत स्ट्रांग है। तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर। सो बेसिकली ये सब हुआ। एंड फनी पार्ट इज कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में बहुत रुचि है, मेरे को वहीं जाना है। और आज मैं ऐसी जगह आ गया करते करते करते, ऑल्दो बीइंग फ्रॉम नॉन IIT बैकग्राउंड, 27 एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए, और उनमें से एक नील आर्मस्ट्रांग है जो पहले फर्स्ट हैं जो मून एस्ट्रोनॉट पे गए हैं। हाँ या तो ये उन्हीं का है जहाँ से उन्होंने पूरा पढ़ाई की और यहाँ से गए। और इवन जो मोस्ट रिसेंट एस्ट्रोनॉट ऑन मून है यूजीन सरनन, वो भी यहाँ से मैं मिल चुका हूँ। टोटल कई सारे एस्ट्रोनॉट्स है। अभी जस्ट अपने इंडियन ही आपके यहाँ से ही तेलंगाना या आंध्रा की ही है शिरीषा बंडला, तो वो भी यहाँ से गई है, पर्ड्यू से ही पढ़ के कमर्शियल एस्ट्रोनॉट अच्छा भी ओरिजिन से। हाँ वो भी गई हैं अभी। यहाँ पे रुका के एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि इंडिया में भी IIST यूनिवर्सिटी है विच इज रिलेटेड टू दिस स्पेस, तो आपने Yes. प्रिफर पर्ड्यू यूनिवर्सिटी क्यों किया? देखिए कई चीजें हैं। एक तो ये है कि जब मैं जिस दौरान में अपनी IIT की तैयारी और ये सब कर रहा था, उस टाइम पे IIST था भी नहीं। उस टाइम हाँ पे जस्ट शुरू हुआ था, मेरे जस्ट ईयर के बाद आई थिंक स्टार्ट हुआ था। अच्छा और मेरे टाइम एक्चुअली ज्यादा ऑप्शंस थे ही नहीं, मतलब IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, यही कुछ थे, IIT बॉम्बे, फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। तो बहुत लिमिटेड है, आज भी मैं कहूँगा बहुत लिमिटेड है अपने यहाँ पे एरोस्पेस का जो शिक्षा दी जाती है। और जबकि ये काफी स्पेसिफिक डोमेन है, बट आई थिंक वेरी अपकमिंग एंड फ्यूचरिस्टिक डोमेन है। सो और आप देख ही सकते हैं इसरो क्या धूम मचा रहा है दुनिया में। हाँ तो इसरो से ही रिलेटेड ये IIST है जो खुला है। एंड थिंग इज कि मेरा गोल था कि हायर स्टडीज के लिए
मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। आई डोंट केयर कहाँ है वो, अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, जापान में है जापान जाऊंगा, अगर वो अफ्रीका के कॉन्गो में है मैं कॉन्गो जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा वहां जहां से मुझे सबसे बेस्ट एजुकेशन मिले। बिकॉज अगर मैं इंडिया की सही मायने में हेल्प करना चाहता हूँ तो आई नीड टू मेक माई सेल्फ स्ट्रांग, और मुझे अगर मैं बेस्ट लेके आता हूँ तभी मैं इंडिया की कुछ हेल्प कर सकता हूँ, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं है। सो मैं ये सोचा कि बेस्ट कहाँ पे है, बेस्ट प्रोफेसर, बेस्ट स्टूडेंट्स, वहां जाके उनको लेके पूरा यहाँ इंडिया आता हूँ एज अ पैकेज। तो वही अभी भी कोशिश चालू है, अपने आप को होन कर रहा हूँ, 10-11 साल से अपने आप को बना रहा हूँ, ताकि हाँ जब मैं हाँ वापस आऊं तो मैं कुछ काम का निकलूं, नहीं तो फिर तो क्या है। हाँ। +1 +2 के बाद, बांसर क्लासेस के बाद आपने बैचलर्स कहाँ पे किया था? मैंने बैचलर्स एक्चुअली जगत गुरु श्री शिवरात्रेश्वरा एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा, जिसे JSS ATEN नोएडा बोलते हैं, वो एक्चुअली कर्नाटक में एक मठ है श्री शिवरात्रेश्वरा, वही चलाते हैं। नॉर्थ में कैंपस है, बेसिकली अच्छा। सारे बैंगलोर मैसूर ये सब जगह पे है उनके कैंपस, लेकिन नॉर्थ में है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मेरे जितने टीचर्स थे वो सब कर्नाटक से थे, बट जितने मेरे स्टूडेंट या फ्रेंड्स थे वो सारे यूपी के। तो अच्छा। वो अच्छा इंटरेस्टिंग बस। कॉम्बिनेशन था नॉर्थ साउथ का, और हाँ। काफी मिलजुल के हम सीखते थे, डांट भी पड़ती थी थोड़ा, लेकिन क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं बचपन से, मेरे जो टीचर्स थे, मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो सारे केरला के मेरे टीचर्स थे, तो काफी हम्म स्ट्रिक्टनेस रहती थी, काफी सख्त रहते थे शुरू से। और फिर एंड में हम्म। मैं फिर कर्नाटक के टीचर्स आए, वो भी स्ट्रिक्ट थे, तो साउथ वाले काफी स्ट्रिक्ट रहे हैं, तो हम लोग के लिए अच्छा ही रहा है, हम लोग थोड़ा हाँ। सीधे हो गए। उसके बाद आपका मास्टर्स? सो मैंने ये बैचलर्स किया, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट टू ऐड, मैं एरोस्पेस आपको बोल रहा हूँ कि मेरा एरोस्पेस पैशन है और ये वो, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जो मेरे साथ हुआ, कि आपको जो चाहे वो एकदम से नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, तो निराश नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये मैं तो सोचा था IIT बॉम्बे में कानपुर में पढ़ेंगे, ये तो नहीं हुआ, अब क्या करें। तो और भी बहुत रास्ते हैं, 100 और रास्ते हैं चीजें सही करने कहा। की, आपको बस है ना डटे रहना रहता है। और आप अगर नहीं जा पाए तो आप ऐसे लोगों की संगति में आइए, ऐसे लोगों के साथ दोस्त रहिए जो लोग अच्छा कर रहे हैं इसी फील्ड में, जो आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करके आप अभी नहीं तो 4 साल बाद से ही आप कर सकते हैं। इसके मैंने बोला एरोस्पेस नहीं तो एरोस्पेस की मम्मी ब्रांच में जाता हूँ। कौन सी है मम्मी ब्रांच? मम्मी ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सभी की मम्मी ब्रांच। क्योंकि मैकेनिकल क्या है, वो सब बेसिक सिखाते हैं कि कैसे डिजाइन हाँ। करते हैं, कैसे डायनेमिक्स ऑपरेट होती है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो वो है ना एकदम फंडामेंटल्स जो है ना वो मैकेनिकल एकदम सॉलिड कर देता है, चाहे स्ट्रक्चर्स हो, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स हो, बहुत सारी चीजें। और आप ये फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह ना, ये सब इसमें आता है एरोस्पेस। तो आप जो हाँ। सीखते हैं वो सारा कुछ ट्रांसलेट हो जाता है। तो मम्मी ब्रांच से फिर थोड़ा बच्चे वाली ब्रांच में आता है। ये सोच के मैंने मैकेनिकल लिया, और मैकेनिकल में जो JSS है वो काफी स्ट्रांग है। एज आई सेड, जो टीचर्स थे वो कर्नाटक से थे, तो एकदम सॉलिड, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले प्रोफेसर थे वहाँ पे, तो उन्होंने काफी मेरे को अच्छा सिखाया। और फिर मैंने वहां से सोचा कि अब मेरे को एरोस्पेस में शिफ्ट होना है। तो फिर मास्टर्स में मैं क्या क्या, मतलब कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। तो ऑफकोर्स इंडिया में हम IITs में भी जा सकते हैं, IITs बुरे नहीं है, IIST बुरा नहीं है, वो भी अच्छे ऑप्शन है। एंड ऐसा हो सकता है कि आप मास्टर्स वगैरह जो है ना वो इंडिया से ही करके फिर PhD के लिए आप बाहर आ जाए। क्योंकि अभी आतिक भाई सवाल करेंगे कि यार पैसे का क्या होता है वहाँ पे सीन, तो पैसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। हो सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप आना चाहें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी US में काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। कि US इसलिए नहीं जाओ कि वो US है, US में जाओ कि क्यों, मतलब मुझे क्या करना है US जाके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पे बेस्ट एरोस्पेस का तो बेस्ट है यहाँ पे अभी भी, क्योंकि इनकी लेगेसी है ये 27 एस्ट्रोनॉट्स एंड व्हाट नॉट, तो इन्होंने बना रखा है अपना। और अपना इंडिया भी बनेगा, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन इट टेक्स टाइम। सो मैंने अपना ये अप्लाई वगैरह किया, और मैंने कोशिश किया कि मैं US की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में आ जाऊं। और मुझे पर्ड्यू के बारे में उतने अच्छे से मेरे को आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरे यहाँ पे ऐसा सीन ये था कि मेरे जो आसपास के फ्रेंड्स थे उनका मेन गोल इन लाइफ था कि नौकरी पाना है। और नौकरी भी ऐसा नहीं कि मतलब मेरे को इधर उधर नेक्स्ट लेवल, उनका ये था कि भाई बस मेरे को इन्फोसिस में जॉब लग जाए। उनका बस ये गोल था लाइफ में कि इन्फोसिस में लग गई, सेटल हो गए, बस लाइफ खुश। और मेरा ये था कि नहीं यार, मेरे को फॉर द किल जाना है, मेरे को बहुत बड़ा करना है इस फील्ड में, क्या कर सकता हूँ मैं, और मेरे को एरोस्पेस में करना है। तो आसपास कोई था ही नहीं कि जो एरोस्पेस की बातें भी करता हो, बहुत कम लोग थे। तो मैंने पहले तो वहाँ पे एक अपनी बैचलर्स वाली जगह पे JSS में मैंने वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। ऑल्दो एरोस्पेस डिपार्टमेंट नहीं था, हमने एक एरोस्पेस क्लब बना दिया।
तो अच्छा। उसमें मेरे जैसे सोचने वाले लोग आ गए। तो हम सब मिलके फिर है ना वो ग्लाइडर बना रहे हैं, वाटर रॉकेट बना रहे हैं, फिर हम लोग एयर शो करा रहे हैं। तो और हम लोग ट्रेन ट्रेन भर के हम आईआईटी कानपुर के जो टेक्निकल इवेंट होता है उसमें जा रहे हैं, उसमें फर्स्ट प्राइज लेके आ रहे हैं। तो ये सब हमने करना चालू कर दिया था। और फिर उससे एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो लाइफ में आई थिंक एरोस्पेस में नहीं जाने वाले थे। मेरे साथ हम्म। मिलके हम लोग की जो संगति जो बन गई थी, तो मेरी एक फ्रेंड है वो एक्चुअली इसरो चले गई। वो अच्छा। नहीं जाने वाली थी पहले, लेकिन क्योंकि हमने ये क्लब बनाया उससे इंस्पायर होके वो इसरो में भर्ती हो गई। और आज भी वो वहीं पर काम करती है प्रोपल्शन वाले यूनिट में। आई एम ग्लैड कि कुछ मतलब कुछ तो इस फायदा टाइप की हुआ छोटी क्लब सी का। चीज से, हाँ वही, इस छोटी सी भी चीज क्या कर सकती है आपको, आपको हाँ बस इंस्पायर करना रहता है 10 लोगों को, और फिर वो क्या नहीं कर सकते। हाँ। तो एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो क्षितिज भाई ने बोला है कि जो इवेंट्स, टेक्निकल इवेंट्स चलते हैं यूजुअली आईआईटीज में, हर साल एक इवेंट चलता है, एक या दो इवेंट चलते हैं हर आईआईटी में चलता है, जो टेक्निकल इवेंट्स होते हैं जहाँ पे हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है। आईआईटी बॉम्बे में होता है, आईआईटी कानपुर में होता है, आईआईटी मद्रास में होता है, शायद आईआईटी मद्रास में इसको सारंग बोलते हैं। तो ये टेक्निकल इवेंट्स में हम लोग को पार्टिसिपेट करने से एक यूज ये होता है कि आपका सीवी बिल्ड होता है, और आप वहाँ पे दूसरे आईआईटी स्टूडेंट से, दूसरे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से आप कॉम्पीट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिक प्रोजेक्ट्स ही होते हैं, जब वो डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, उसको एक दो दिन में हमको करके देखना है। ये बहुत इजी होते हैं। और जब इनमें जैसा क्षितिज भाई ने बोला है कि फर्स्ट प्राइज जाके लाते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आप आईआईटी में जाके उनके टेक्निकल इवेंट में आप फर्स्ट रैंक ला रहे हो, सेकंड प्राइज ला रहे हो, तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये बहुत ज़रूरी है। और मैं जितने भी व्यूवर्स ये देख रहे हैं उनको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप अगर से लोकल कॉलेज से भी हो ना, तो ट्राई फाइंडिंग की कौन सा आईआईटी में कौन सा टेक्निकल इवेंट चल रहा है, और आप एक ग्रुप बनाओ कि 4-5 लोग हो आपके ग्रुप में, और आप आईआईटी में रजिस्टर करो टेक्निकल इवेंट्स में, और उसमें पार्टिसिपेट करो। दो आपके क्लासेस मिस हो रहे हैं 4-5 दिन के लिए, स्किप द क्लासेस। ये जो क्लासेस है ना, आप बाद में भी सुन ले सकते हैं, पढ़ ले सकते हैं। पर ये जो टेक्निकल इवेंट्स है ना, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके सीवी में बिल्ड होगा और आप अपनी सीवी में लिख सकते हो। और वन ऑफ द अदर थिंग इज दैट कि आपको कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं वहाँ के, आप दोस्ती मिलती है आईआईटी के स्टूडेंट्स से, आपको कॉन्टैक्ट्स मिलता है। जैसे क्षितिज भाई ने भी इंटर्नशिप किया है आईआईटी कानपुर में, आपको भी शायद ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। तो ये पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा था यहाँ पे, तो आप कंटिन्यू बिल्कुल कीजिए। सही बात कही, बिल्कुल हाँ सही बात कही आतिक भाई ने। और यही है, अब वो आगे भी वो सवाल करेंगे कि मैं यूएस में अप्लाई जब किया क्या क्या किया, उसमें ये एक बहुत बड़ी चीज थी। और एक्चुअली वो यहाँ वाले लोगों ने देखी मेरी, जो मैं ये इधर उधर भाग भाग के काम करता था। एक्चुअली हाँ मैंने वही मैं बोला ना, मेरे सारे दोस्त सब आईआईटी पहुंच गए थे और मैं एक था जो शायद किसी वजह से नहीं पहुंच पाया। लेकिन मेरे वो सब दोस्त थे, तो मैं उनके यहाँ पहुंच जाता था अपना बस्ता वस्ता लेके। और हाँ वही हाँ ये टेक कृति होता है आईआईटी कानपुर में, फिर टेक फेस्ट होता है बॉम्बे में, क्षितिज मेरे नाम से ही होता है आईआईटी खड़गपुर में, और सारंग होता है आईआईटी मद्रास में। तो ये बस हाँ 4 दिन का होता है, लेकिन ये 4 दिन में आपको मजा आ जाती है। मतलब मैं तो कभी मिस करता ही नहीं था, तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करता हूँ। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको क्लास स्किप भी नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने प्रोफेसर से बात करिए, आप अपने हाँ टीचर से बात करिए, और आई एम प्रीटी श्योर दे विल टेक इट इनटू कंसिडरेशन, और आप जाइए वहां पे। एंड जैसे कि आतिक भाई ने बताया कि ये बहुत आसान होते हैं। कई जगह तो आपको एक्चुअली कंपटीशन भी नहीं करना रहता है, वर्कशॉप्स होती है। जैसे मुझे जो ग्लाइडर्स होती हैं प्लेन बनाना, वो उन्होंने सिखाया मेरे को। हाँ बूमरैंग होता है जो मोगली फेंकता है, वो मेरे को सिखाया उन्होंने बनाना। और वो मैं सीखा, फिर मैंने आके अपने वालों को सिखा दिया। उसमें हम लेके गए लोगों को, तो उसमें हमको फर्स्ट प्राइज मिला। तो वैसा वो इंस्पिरेशन का सीक्वेंस रहता है। तो बेसिकली वही मैं आपको आई थिंक मैं जर्नी के बारे में बता रहा था कि मैं फिर मास्टर्स का अप्लाई करके, और अगर मैं थोड़ा संक्षेप में ब्रीफ में बताऊं कि मैं जब अप्लाई किया, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्ड्यू तो मेरी लिस्ट में ही नहीं था। मेरे मन में सिर्फ पूरे समय ये चल रहा था ना, मेरे को जॉर्जिया टेक था। आज भी मैं जॉर्जिया टेक को बहुत हाईली वैल्यू करता हूँ। एंड जितने ये व्यूवर्स हैं, मैं उनको यही बोलूंगा, अगर आपको चांस मिले, अगर आप वहाँ पहुंच सके, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज। इवन मैं अभी यहाँ पर्ड्यू में हूँ, तो भी मैं वही बात बोल रहा हूँ, जो ठीक है कि जॉर्जिया टेक बहुत तगड़ा यूनिवर्सिटी है। और उसमें एक एक्चुअली लैब है। मेरे को यूनिवर्सिटी से भी उतना मतलब नहीं, मेरे को वो लैब से बहुत मतलब था, क्योंकि वो लैब ऐसी है, उसका नाम है स्पेस सिस्टम्स डिजाइन लैब। वहां पे क्या होता है कि वहां पे जितना भी ये मार्स पे लैंडिंग हो रही है ना, जितनी भी उसकी जो पढ़ाई है, रिसर्च है, वो वहां पे हो रही है। तो वो वन अच्छा। ऑफ द लैब्स पूरे प्लेनेट पे, वन ऑफ द फ्यू लैब्स जो उस पे पूरी पढ़ाई करते हैं कि मार्स पे अगर हमें कोई रोवर उतारना हो, कोई गाड़ी उतारनी हो, कोई इंसान उतारना हो,
तो वो कैसे करेंगे हम, और वो बहुत ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में। तो मैं वही सोचता था कि यार मैं, जैसे कल्पना चावला गई, उन्होंने इतना मतलब तोड़फोड़ मचाई, तो मैं क्या कर सकता हूँ अपने मतलब विश्व के लिए, अपने भारत के लिए, कैसे हम आगे कर सकते हो। तो फिर मैंने वही सोचा कि यार ये मार्स है, वो हमारा अगला घर हो सकता है, बहुत हाई चांस है कि मार्स हमारा अगला घर हो सकता है। तो उसके लिए हम कैसे पहुंचे वहां पे, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। क्योंकि एरोस्पेस वाले क्या है, हम लोग गाड़ी वाड़ी बना देते हैं, हम रॉकेट्स बना देते हैं हाँ। जिससे आप स्पेस में पहुंच जाएं, आप दूर दूर चले जाएं। लेकिन फिर गाड़ी उतारनी भी होती है, रुकनी भी होती है कहीं ना कहीं। तो वो वाला जो काम है वो काफी मुश्किल। तो उसलिए मैंने वो जॉर्जिया टेक में जाना चाहा। लेकिन यहाँ यूएस में एक दिक्कत ये है कि कई सारी जो चीजें करते हैं वो सिर्फ यहाँ वालों के लिए ही, एंड आई हम्म। थिंक ये हर देश के लिए, ऐसा नहीं है कि यूएस की खुन्नस है किसी से। लेकिन सब देश अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि यार हमारी टेक्नोलॉजी कोई चुरा ना ले, या फिर हम अपने में ही करते हैं क्योंकि हमें अपना देश बढ़ाना है। तो इट्स वैलिड कि वो अपना कर रहे हैं, चलो ठीक है। तो उसी के कारण मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि मैं जो लैब में जाना चाहता था, वहाँ जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो सिर्फ यूएस सिटीजन्स के लिए थे, और मैं तो भारत का पासपोर्ट होल्ड करता हूँ और वो कभी हाँ। चेंज भी नहीं करूंगा। तो इस वजह से मुझे नहीं आने दिया। मुझे बोला कि क्योंकि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स है कि इसमें यूएस वाले ही चाहिए, तो अनफॉर्चुनेटली हम आपको नहीं ले सकते। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार इतना सपना देखा कि वहां जाना है, लेकिन अब क्या करें। तो वो पहले ही मेरे को रिजेक्ट आ गया एक तरीके से कि नहीं, हम आपको इसलिए नहीं ले सकते कि आप यूएस सिटीजन। तो मैं बोला चलो ठीक है, कोई नहीं। फिर मैं बोला चलो और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो मेरे साथ एक और दिक्कत ये हुई, आई एम श्योर कि बहुत लोगों के साथ नहीं होगी ऐसी दिक्कत, कि मेरा जो पासपोर्ट था वो इशू होने में यूजली 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में हो जाता है। मेरा 5 महीने में इशू हुआ, और बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम वेस्ट हुआ। उसकी वजह से मैं ना अपना एग्जाम नहीं दे पाया टाइम पे, और मेरा पूरा एप्लीकेशन है ना एकदम लेट पहुंचा, समय से नहीं पहुंचा। तो वो पहली रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो डेडलाइन के बाद पहुंचे। तो फिर मैं फर्स्ट टाइम में तो मैं अप्लाई किया तो मेरा सेलेक्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं लेट हो गया। तो हम्म। फिर मैं उस टाइम पे काफी निराश हो गया कि यार ये तो मेरे, मैं इतना प्लान किया, मैं कितने पहले 15 साल से सोच रहा हूँ, फिर मैं इतना कर करके यहाँ तक आया, फिर अप्लाई किया और फिर हुआ ही नहीं। तो अब हम्म। मैं क्या करूँ। और मेरे को ऐसा, मेरे दोस्तों का मैंने बताया ही, सबका गोल था कि यार ये जॉब लेनी है, मोस्ट का ऐसे ही गोल था कि बस जॉब लेनी है। और मैं जॉब के लिए अपियर ही नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा ये था कि मजाक में मैं एक के प्लेसमेंट में बैठ गया, और हम्म। वो थी इन्फोसिस। और मैं इसलिए गया क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें चाहिए जो इंग्लिश बढ़िया बोल लेते, और मैं इंग्लिश की बढ़िया तैयारी कर चुका था तब तक, और मैं कॉन्वेंट स्कूल से आया ही था, तो इंग्लिश तो मेरा अच्छा कर ही दिया था उन्होंने बाई हुक और बाई क्रुक। तो मैं जब तक पहुंचा, वो एग्जाम वगैरह दिया मैंने इन्फोसिस का, तो वो एकदम हम्म। आराम से निकाल दिया। और यही जो अभी आतिक भाई ने बताया, जो इवेंट्स जो हम जाते हैं आईटी कानपुर वगैरह, इसके अलावा भी जो, ये तो टेक्निकल हो गया, इसके अलावा जैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर कोई आर्ट में अच्छे हैं, चाहे म्यूजिक हो, सिंगिंग हो, ड्रामेटिक्स हो, और भी बहुत सारी चीजें। तो मेरा जो इन्फोसिस का इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने शुरू में तो कुछ पूछा, फिर बोले यार ये सब बहुत बोरिंग है। उन्होंने बोला तुम ये बताओ, ये ड्रामेटिक्स में तुमने क्या किया, ये वाला जो तुमने डांस किया था इसमें क्या किया था। ऐसा अच्छा। करके उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी जज करने की कोशिश की कि ये बंदा ऐसा है कि क्या ये सीख सकता है जल्दी से, इसकी पर्सनैलिटी क्या है, ये इन्फोसिस में आएगा तो इन्फोसिस का नाम अच्छा करेगा या नहीं करेगा। वो ये चीजें देख के उन्होंने तुरंत चुन लिया। उन्होंने बोला कि यार अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा हो गया। सिलेक्शन हो तो गया। मेरे को फटाक से उठा लिया उन्होंने। एंड बेस्ट पार्ट ये था कि उस टाइम पे मेरे को ये रियलाइज नहीं हुआ। मैंने बोला यार ये तो मेरा प्लान नहीं था, मेरे को तो इन्फोसिस जाना भी नहीं था, और इन्फोसिस कहाँ कंप्यूटर साइंस, कहाँ मैं मैकेनिकल कर रहा हूँ, और कहाँ मेरे को हाँ। एरोस्पेस जाना है, इनका क्या रिलेशन। लेकिन रिलेशन है, क्योंकि जो एरोस्पेस है उसमें जितनी भी हम प्रॉब्लम्स करते हैं वो इतने कठिन है। जैसा मैं आपको बता रहा था, मार्स पे उतरना है, वो जो ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं या जो उसका रास्ता होता है, कैसे कैसे जाती है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसके लिए आप हाथ से कर, तो कोडिंग आपको क्या जरूरत है। करना पड़ता है, हाँ आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको कंप्यूटर्स का यूज आना चाहिए, आपको कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आपकी जितनी भी मातृभाषा है वो सब छोड़ के एक और लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है। तो कोडिंग। वो जो है इन्फोसिस की ट्रेनिंग जो है वो वर्ल्ड क्लास है, विदाउट हम्म। डाउट। वो मैंने की है तो मेरे को और भी अच्छे से मालूम है कि वो कैसे कराते हैं। 8 बजे सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक मैं वहीं रहता था। इतनी अच्छा। जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। और वो 6 महीने में वो बता देते हैं जो यहाँ 4 साल में सिखाया जाता है यूएस। बैचलर ऑफ साइंस जो होती है, वो उतना बढ़िया ट्रेनिंग। और हर दूसरे तीसरे एग्जाम, हर दूसरे तीसरे दिन एक एग्जाम होगा, आपको जाना है। फिर आज का पास किया, फिर दूसरे वाले के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वो इतना रिगरस था ट्रेनिंग, और उसने इतना मेरे को मतलब कुछ नहीं आने से लेकर इतना कि मैं काफी कुछ कर लूँ कंप्यूटर साइंस में, ऐसा बना दिया था मेरे को एकदम। और वो वही देख रहे थे कि मैं सीख सकता हूँ कि नहीं, तो मैं सीख सकता था, इसलिए उन्होंने ले भी लिया था मुझे।
तो वो मेरे को आगे जाके बहुत ज्यादा काम आया, बहुत ज्यादा। तो इन्फोसिस ने मुझे बस एक चीज बताई थी कि आपको बेसिकली कंप्यूटर कोडिंग का बेसिक आना चाहिए, फंडामेंटल्स आने चाहिए। तो क्योंकि दुनिया भर की लैंग्वेज है, आज पाइथन है, कल जूलिया आ जाएगा, पहले सी था, सी प्लस प्लस था, तो कोई अंत नहीं है, आप सीखते जाएं। लेकिन उन्होंने हमें बस है ना क्या सिखाया, सी सी प्लस प्लस। बोला हम्म। ये सीख लो, आपको पाइथन भी आ जाएगी, आपको जूलिया भी आ जाएगा, आपको और सब आ जाएगा, आप बेसिक हाँ। सीखिए। वो बेसिक उन्होंने जो सिखाया ना, वो आज भी मेरे को बहुत काम आती है। क्योंकि यहाँ आते से ही मेरे को बोला कि ये लैंग्वेज पढ़ लो, तो वो कई सारे बच्चे ना जूझने लगते हैं यहाँ पे आके कि अरे क्या करें क्या करें। लेकिन क्योंकि हम इंडिया से आते हैं, फिर एक हफ्ते के अंदर तो वो सब चीजें हुई। और फिर मैंने कई सारे में अप्लाई किया, जॉर्जिया टेक में नहीं हुआ, और भी कुछ कुछ जगह पे मैं कोशिश कर रहा था। तो हम्म। मैंने अपनी जो पहली लिस्ट थी उसमें तो कहीं नहीं हुआ। दूसरी लिस्ट में मैंने फिर पर्ड्यू का नाम डाला, क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है ना वो स्प्रिंग में नहीं लेते। जैसे यहाँ पे फॉल होता है, स्प्रिंग होता है, समर हाँ। होता है, 3 भाग में विभाजित होता है, डिवाइडेड होता है पूरा साल। तो फॉल क्या होता है, अगस्त से लेकर दिसंबर तक फॉल बोलते हैं। हाँ। फिर जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक जो टाइम रहता है उसको बोलते हैं सही। ये लोग स्प्रिंग। और मई से लेकर फिर अगस्त तक बोलते हैं समर। तो हाँ। समर में यूजली कुछ होता नहीं है, मतलब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन समर में आप जाके इंटर्नशिप कर लो, खुद मतलब छुट्टी ले लो, जो भी है वैसा रहता है। लेकिन फॉल और स्प्रिंग ये दो रहते हैं जिसमें वो स्टूडेंट्स को उठाते हैं। तो फॉल में मैंने अप्लाई, यूजली फॉल में लोग करते हैं और फॉल में आने की कोशिश करते हैं। मैं फॉल में मेरा नहीं हुआ, तो मैं स्प्रिंग वाले में अप्लाई किया मैंने, ओके। कि जनवरी से लेकर मई तक कौन मेरे को लेगा। उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज थी जो नहीं लेती नहीं, ऐसा है, मतलब वो सिर्फ लेती है अगस्त से लेकर दिसंबर तक वाले में। तो वो ओके। लिस्ट में कई सारे निकल गए मेरे लिस्ट में से। एंड उसमें फिर आया कि यार अब टॉप में मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था पर्ड्यू बहुत महंगी जगह है, ऐसा कुछ मेरे मन में बैठ गया था कि यार पर्ड्यू बहुत महंगी जगह। मैंने बहुत रिसर्च नहीं किया था उस पे। तो पर्ड्यू जो थी एक्चुअली में सस्ती यूनिवर्सिटी, मतलब ये स्टेट यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं इसको आप, लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ है ना थोड़ा खर्चा कम होता है, तो ये एक्चुअल में अच्छा चॉइस है। और जॉर्जिया टेक भी सिमिलर है, तो जॉर्जिया टेक भी पैसे कम लगते हैं रिलेटिव टू एमआईटी और स्टैनफोर्ड और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है। तो मैंने पर्ड्यू का नाम डाला, मैंने मिशिगन एन आर्बर डाला, मैंने टेक्सास ऑस्टिन डाला, और मैंने कोलोराडो बॉल्डर डाला। ये सारी टॉप 16 में है, 16 में है। और पर्ड्यू खैर एकदम टॉप 5 में, तो टॉप 3-4 इसमें गिन सकते हैं हम। हाँ। हाँ। इनमें एडमिशन होना मतलब बहुत खुशी की बात। हाँ। और उस समय नंबर 9 पे था और कोलोराडो बॉल्डर 16 नंबर पे था। तो मैंने जब ये अप्लाई वगैरह कर दिया, मुझे लगा यार लोग यूजली क्या करते हैं, पहले तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, सिर्फ 4 में नहीं। मैं रिस्क लिया, मैं चार ही में किया। लोग 6 में करते हैं, 8 में करते हैं कम से कम। और कई लोग है ना थोड़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज चूज करते हैं जिसमें पक्का श्योर शॉट हो ही जाए। मैंने जितने हाँ। किए वो सारे रिस्क वाले, ऐसा नहीं कि हो जाए ऐसा वाले, सब में अच्छा। रिस्क है। बट मैं बोला कि मेरे को जाना ही है तो अच्छे में जाता हूँ, नहीं तो नहीं जाता, नहीं तो ऐसा नहीं अप्रोच से मैं बोला। हाँ मैं जाऊंगा तो अच्छे में ही, नहीं तो फिर इंडिया में कर लेंगे, और क्या आईआईटी का बॉम्बे, आईआईटी कानपुर है, कहीं और चले जाएंगे। तो मैं वो एटीट्यूड के साथ मैंने बोला चल अच्छे वाले में डालते हैं, और फर्स्ट 15 में डाल दिया। और फिर हुआ ये कि सबसे पहले मुझे आई बुरी खबर, वो भी मैं इन्फोसिस में हूँ, सुबह 8 से 11 के धक्के खा रहा हूँ, रात 11 बजे लौट रहा हूँ। और फिर मिलता है ईमेल जिसमें लिखा है रिजेक्ट, नहीं लिया आपको, जाओ आप क्या करते हैं। किसमें? तो पहला आता है टेक्सास ऑस्टिन नंबर ओके। 9 से। हाँ। तो हाँ। मैं एकदम इतना दुखी हुआ कि यार अब नंबर 9 ने मुझे को रिजेक्ट कर दिया, तो नंबर 3-4 का मैं क्या ही सोचूं। और जॉर्जिया टेक ने वैसे भी मेरे को बोल रखा है कि नहीं आप नहीं आ सकते, यूएस सिटीजन नहीं। हाँ। मेरे को उस हाँ। टाइम पे बड़ा धक्का सा लगा कि अरे यार मैं तो काफी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरी प्रोफाइल स्ट्रांग इनफ है कि मैं पहुंच जाऊं। लेकिन अल्टीमेटली ट्रुथ है कि यार टेक्सास ऑस्टिन ने नहीं लिया। तो फिर मैं सोचने लगा कहीं मैं यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं रह जाऊंगा लाइफ में, कि डॉक्टर हाँ। बनने वाला था, फिर एरोस्पेस के इसमें आना चाहा, लेकिन बन गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं बोला यार रह जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा गोल है ही। सो फिर मेरे को ये जो 16वां नंबर वाली भी है कोलोराडो बॉल्डर, उन्होंने भी मना कर दिया। मैं बोला अब अच्छा, तो होप ही खत्म, मतलब अब क्या ही है, नीचे उन्होंने के नहीं बोला। यूनिवर्सिटीज ने हाँ रिजेक्ट कर दिया तो वो भी लूज हो रिजेक्ट गया। कर दिया। मैं बोला अरे ठीक है, अब तो गेम ही ओवर हो गया एक तरीके से। फिर मैं ऐसी मतलब अपनी इन्फोसिस की धक्के वाली जिंदगी से आ रहा हूँ ट्रेनिंग करके, और मैं आता हूँ तो मुझे एक ईमेल, अजीब सा ईमेल आया कि आपका इस बार तो आना मुश्किल है, बट क्या आप क्या सोचते हो अप्रैल और अगस्त के बारे में, ऐसा कुछ था ईमेल जो थोड़ा हाँ। क्लियर सा नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा ना कि मेरे को रीअप्लाई करना है, वापस से अप्लाई करना है ओके। अप्रैल या अगस्त में। तो मैं बोला यार ये ईमेल मेरे को थोड़ा समझ नहीं रहा। उस टाइम इंग्लिश भी ऐसी थी, मतलब समझ तो आती है, लेकिन वो जो अमेरिकन स्टाइल में जो बोल रहे हैं मेरे को नहीं समझ रहा कि वो क्या एग्जैक्टली बोल रहे हैं। तो वो मेरे को कुछ अप्रैल या अगस्त का बोल रहे थे, मेरे को समझा नहीं फर्स्ट टाइम। तो मेरे को ये लगा यार अब मेरे को
एक अगर मैं ज्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जिससे लगेगा कि यार कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहीं ये मेरे को अगर सेलेक्ट हो रहा हूँ रिजेक्ट कर दे, तो मेरे को काफी डर सा लग रहा था कि मैं क्या लिखूं। तो मैं बोला चल कोई नहीं, कॉन्फिडेंस से लिख कि हाँ यार अगस्त अगस्त में देखेंगे जो भी है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, आप अभी वीजा की प्रॉब्लम होगी, आप अगस्त में पर्ड्यू में आ जाइए, वेलकम टू पर्ड्यू। मैं बोला ओ ओह। सही में सेलेक्ट कर लिया मेरे को। तो मेरे को इतनी इतनी ज्यादा खुशी हुई कि यार नंबर 4-5 जो भी है उस टाइम पे, उसने मेरे को सेलेक्ट कर लिया है। और फिर तो मैं बस कुछ देर के लिए यकीन नहीं आया कि ऐसा हुआ भी है, क्योंकि आपको पहले रिजेक्ट मिल चुके हैं और काफी कुछ हो चुका है। लाइक इवन मैं आईआईटीज में नहीं था उस टाइम, तो एक तरीके से थोड़ा सा वो सेट हो जाता है कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस टाइप का की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे मुझे खुद को भी यही सीख मिली कि यार तू लगे रहे, तू करते रहे, अगर सही में कुछ अच्छा सोचा है एंड अगर सही से परिश्रम हम कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो होंगे कामयाब, लाइक कभी ना कभी तो वो स्ट्राइक कर जाएगा। बट पूरा सिंसेरिटी से आप करते रहिए तो हो ही जाएगा आपका। सो वो हुआ। और फिर एक हो सकता है कि लोग बोलेंगे अरे फ्लूक में हो गया, मतलब एक ने कर लिया, सेलेक्ट हो गया, कुछ कुछ वजह से ले लिया होगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, 2 दिन बाद मुझे मिशिगन एन आर पर, जो यहाँ की अगेन एक बहुत टॉप यूनिवर्सिटी है, थोड़ा खर्चा ज्यादा लेती है और थोड़ी और ठंडी जगह में, तो वो उसके 2 डाउन साइड्स हैं उस यूनिवर्सिटी के, बट बहुत सॉलिड है वो भी। तो उसने मेरे को सेलेक्ट कर लिया उसने भी। तो फिर कंफर्म हो गया यार मैंने अच्छा ही किया होगा कुछ, तभी मेरे को 2 ने ले लिया। एंड यहाँ मेरे को आके ये भी चीज एक पता चली कि यहाँ अंदरूनी कुछ होता है। जैसे पर्ड्यू और टेक्सास ऑस्टिन को मालूम रहता है कि फॉर एग्जांपल आतिक भाई ने अप्लाई किया, पर्ड्यू में भी किया, टेक्सास ऑस्टिन में भी किया, तो वो एक तरीके से साठगांठ कर लेते हैं कि तुम क्षितिज को रख लो, आतिक को हम रख लेंगे। अच्छा। तो इस टाइप का कुछ होता है यहाँ पे, क्योंकि जितने मेरे दोस्त यहाँ हैं वो सब वहाँ उनको रिजेक्ट मिला है टेक्सास ऑस्टिन से, और जितने अच्छा। टेक्सास ऑस्टिन में गया उन्हें पर्ड्यू से रिजेक्ट मिला है। तो ये एक पैटर्न सा है। तो इसका लाइक इफेक्ट देख रहा है, कॉज क्या है, वो मोस्ट लाइकली यही है कि वो आपस में शायद कुछ बात होती है इनकी, जिससे ये रहता है कि भाई हमें लेना है। तो अल्टीमेटली क्योंकि हम दोनों में तो जा नहीं सकते, तो इससे पहले कि हम एक को चुने वही पहले से कर देते हैं कि तुम रख लो इसको, हम इसको रख लेते हैं, थोड़ी साठगांठ। तो इस टाइप का है। एंड मैं एक्चुअली यहाँ मास्टर्स सोच के आया नहीं था, मेरे को पीएचडी, मैंने बोला जैसे मैं कल, एंड नॉट जस्ट कल्पना चावला, मैं एक्चुअली गया, मैंने सारे एस्ट्रोनॉट्स की प्रोफाइल निकाली और मैं देखा इन्होंने किया क्या। अच्छा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर एरोस्पेस पीएचडी, फिर ये यहाँ गए, अच्छा नेवी में चले गए, इन्होंने ये किया, ये किया। तो मैं सबकी प्रोफाइल स्टडी किया, फिर मैं बोला यही तरीका है, मतलब मास्टर्स करो, पीएचडी करो, फिर उसके आगे अपना और प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो भी कर सकते हैं, एंड देन यू अप्लाई फॉर एस्ट्रोनॉटिक्स। तो वो गोल के साथ मैं यहाँ पे मैं पीएचडी के लिए आया, नॉट फॉर मास्टर्स। बट मेरे डिपार्टमेंट में, और कुछ डिपार्टमेंट्स तो उसमें अलग होता है, मेरे डिपार्टमेंट में आपको मास्टर्स करना ही करना है, आप डायरेक्ट पीएचडी नहीं कर सकते। तो आप 2 साल मास्टर करेंगे या 1.5 साल मास्टर करेंगे या 1 साल, और फिर आप करेंगे पीएचडी। बट यहाँ जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो आईआईटी मद्रास है, इधर कहीं से आए हैं, वो आए हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, और वहाँ होती है डायरेक्ट पीएचडी, यानी 4 साल में ही आप कर सकते हैं पूरा मास्टर्स इन पीएचडी। अच्छा। आपको मास्टर्स भी बेसिकली करने की जरूरत नहीं। तो ये टाइप का मेरे को, मतलब मास्टर्स के लिए आया मैं, यहीं पे पीएचडी कंटिन्यू किया मैंने। फिर जब पीएचडी हो गई मेरी, तो मेरे पास तो ऑप्शन था आपकी बहुत सारी चीजें। पीएचडी के लिए ये लोग फिर इंटरव्यू वगैरह लिए आफ्टर मास्टर्स या डायरेक्ट एडमिशन था? तो एक्चुअली होता ये है कि अगर आप, इसके अलग अलग प्रोसेस रहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, तो मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें मैंने डाली उसमें एप्लीकेशन में। उसी तरह से कुछ पीएचडी का भी होता है, आपको एप्लीकेशन मटेरियल वगैरह देना रहता है। लेकिन अगर मैं सेम यूनिवर्सिटी में ही मैं अगर मास्टर्स के बाद पीएचडी करना चाह रहा हूँ, तो फिर मेरे लिए रास्ता आसान हो जाता है। क्योंकि पहली बात ये होता है ना कि पीएचडी आप किसी प्रोफेसर के अंडर करेंगे, अगर उसी प्रोफेसर के अंडर आपने मास्टर कर रखी है, अपनी मास्टर ऑफ साइंस या जो भी है, तो वो फिर आपको आराम से ले भी लेते हैं अपनी लैब में, बोलते हैं अरे कंटिन्यू कर रहा है। और वो जो फॉर्म्स होते हैं ना वो बहुत कम हो जाते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे सर से आप पीएचडी आ रहे हैं, बस वो, और सिर्फ एक फॉर्म बना था जिसमें लिखना था मेरा नाम ये है, मेरा इतना जीपीए है, और मेरा जो एडवाइसर है उसका नाम ये है, और मेरे को पीएचडी करनी है, बस इतना सा, एक पन्ने का फॉर्म। तो मेरे को और कुछ भी नहीं देना पड़ा, जीआरई नहीं, टॉफल नहीं, कुछ भी नहीं देना पड़ा, कोई स्कोर सबमिट नहीं करने पड़े, उनके पास ऑलरेडी रहती है। क्या बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस रहता है। तो इसलिए मेरे को अलग से कुछ ना इंटरव्यू देना पड़ा और कुछ भी नहीं, बस डायरेक्ट ले लिया मेरे एडवाइसर। अच्छा अच्छा। तो मैंने पीएचडी किया, और पीएचडी के बाद फिर वही रहता है, और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं जिंदगी में पीएचडी करने के बाद, जो एक सवाल अभी आतिक भाई पूछेंगे। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, मेरे पास ऑप्शंस थे, मैंने चूज किया पोस्ट डॉक करने का, क्योंकि मैं कई और सारी चीजें कर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा, मैं कल्पना चावला से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और भी मैं बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, तो उनसे ही
देख के उनसे एक्चुअली मैंने कुछ का इंटरव्यू भी किया हुआ है। और एक है जिनकी वाइफ एक्चुअली इंडियन है, एंड्रू फिस्टल नाम से है, पर्ड्यू के एस्ट्रोनॉट। उनकी वाइफ इंदिरा है जो दिल्ली से है। तो अच्छा। वो भी मेरे को इंडिया की बातें हमारी थोड़ी नोक-झोंक होती रहती है। वो इंडिया में जो अपन हॉर्न बजाते हैं ना उसके बारे में बोलते हैं, यार बहुत हॉर्न बजाते तुम लोग। बोले हमारा ऐसे ही सीन है थोड़ा। तो हाँ हाँ। तो वो उनसे भी मैंने पूछा कि आपने क्या किया, तो उन्होंने बोला मैंने यहाँ पे पायलट लाइसेंस लिया। और अच्छा। पर्ड्यू की एक सवाल आएगा कि पर्ड्यू में क्या क्या है, उसमें से एक जो बहुत अच्छी चीज है ना, वो मेरे जस्ट हाँ घर के पीछे में ही है ना एयरपोर्ट है। और ये पूरे विश्व का हाँ। यूनिवर्सिटी ओन्ड एयरपोर्ट, ये जो होता है ना वो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ओन्ड एयरपोर्ट है पूरे वर्ल्ड का। अच्छा। तो ऐसे मतलब यूनिवर्सिटी में ही एयरपोर्ट होना ये अपने में ही बड़ी बात होती है। और यहाँ पे हमको फ्लाइट ट्रेनिंग करने मिलती है, मैं पायलट बन सकता हूँ यहाँ पे रहकर। अच्छा। तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया था, कुछ कुछ वजह से मैं उसको अभी मतलब रेज्यूम नहीं कर पाया, इंक्लूडिंग कोविड। तो मेरा मेरा गोल ये है कि मैं अभी करूंगा। इसलिए मेरे को हम्म। ऐसा जॉब चाहिए था जिसमें मेरे को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे, थोड़ा सा टाइम दे दे मुझे, कि मैं अपनी हाँ। और जो लाइसेंस है, सर्टिफिकेशन है, वो ले सकूं। तो हम्म इसलिए मैंने ये पोस्ट डॉक चूज किया। और थोड़ी मेरी लाइफ यहाँ पे इजी, और मैंने एक्चुअली मेरे बॉस को चूज किया। क्योंकि हम्म। कई बार हम काम चूज करते हैं, मैंने एक्चुअली बॉस चूज किया कि मेरे को ऐसा बॉस चाहिए जो है ना मुझे परेशान ना करे, तंग ना करे। क्योंकि ऑलरेडी पूरी दुनिया में स्ट्रेस ज्यादा है, वो मेरे को स्ट्रेस ना दे। वो स्टूडेंट ओरिएंटेड हो, वो पर्सन ओरिएंटेड हो, इंसान की तरह से मेरे को देखे, ना कि मेरे को रोबोट की तरह से देखे। हाँ तो ये हाँ। जो है मेरे सुपरवाइजर है, ये एकदम इंसान वाले, इंसान सेंट्रिक है, इंसान की तरह देखते हैं मुझे। और हमेशा पहले वही पूछते हैं कि भाई तबीयत तो ठीक है, खाना खा लिया ना, हाँ ठीक है सब, फिर आप काम की हाँ। बात करते हैं। और ऐसे मेरे सुपरवाइजर रह चुके हैं जो पहले, और सब मैं बोल रहा हूँ यार मेरा पेट खराब है, तो बोलते हैं कि अरे पेट खराब है। हाँ तो वो काम किया क्या, वो रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया। मैं बोला मैं मर रहा हूँ यहाँ पे, आपको वो लग रहा है। तो ऐसी चीजें भी हो जाती है। सिर्फ काम भी नहीं, आप ये भी देखिए आप, क्योंकि वो आपके मतलब पूरा है ना जो माहौल खराब कर सकता है, आपको स्ट्रेस में डाल सकता है, आप मेंटली लो हो सकते हैं, आप मतलब बहुत साइकोलॉजिकली अफेक्ट होते हैं। तो आपको है ना वो हेल्दी हर तरीके से रहना चाहिए। तो आपने इसलिए ये मैंने ऐसा बात जो चूज कही किया। है बहुत सही बात की है, क्योंकि जो भी बंदे पीएचडी स्टार्ट करते हैं ना, बहुत सारे लोग फेस करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी फेस कर रहा हूँ ये चीज़ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं और कंपेयर भी नहीं कर सकते, जब हमारा मास्टर्स और बैचलर्स का लाइफ टोटली डिफरेंट रहता है और पीएचडी का लाइफ इट विल बी टोटली बिल्कुल डिफरेंट। अलग। हाँ हाँ। और एग्जैक्टली। ये मेनली डिपेंड करता है अपने गाइड पे कि वो हमको कैसे ट्रीट कर रहा है, कैसे हमको गाइड कर रहा है, और फ्रेंडली है या नहीं है। या क्योंकि हम लोग की लाइफ में सिर्फ रिसर्च लाइफ नहीं है, हम लोग का डिफरेंट बिल्कुल पर्सनल लाइफ होता है, सारी चीजें होती हैं अलॉन्ग विथ रिसर्च। रिसर्च में इंटरेस्ट होता है ऑब्वियसली, ऐसे नहीं है कि रोबो की तरह 24 आवर्स इसी में वर्क करे तो इंसान पागल हो जाता है। या मशीन के सामने हम मशीन बन जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ। और एट द एंड ऑफ द डे हम सब लोग इंसान हैं सबसे पहले। तो हम्म हमें दूसरे को भी इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए, चाहे कोई भी पोजीशन में हो, चाहे हम किसी से बड़े पोजीशन में भी आ जाए, तो सामने वाले को इंसान की तरह पहले देखना चाहिए। और फिर काम तो है ही, काम तो चलता रहेगा। और अगर जैसे आतिक भाई हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, तो वो कुछ सोच के ही कर रहे हैं, मतलब कुछ पैशन होगा, कुछ जज्बा होगा तभी वो कर रहे हैं। नहीं तो क्यों ही करे, 4 साल क्यों खपाए कोई भी। हाँ। तो इसलिए वो पहले से, इवन जो गाइड्स हैं अगर वो देख रहे हैं ये वीडियो, तो उनके लिए भी यही संदेश है कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप ऐसे ही देखिए, इंसान की तरह देखिए पहले। और वो लोग भी मतलब अपना घर बार छोड़ के कर रहे हैं ये सब चीज, तो उनमें पैशन है, वो करना चाह रहे हैं, बस उन्हें सही से गाइड करिए। कुछ गलती कर रहे हैं पॉइंट कर दीजिए। कई तरीके होते हैं सेम बात करने के, अच्छे से भी आप बोल सकते हैं। तो ऐसा हाँ। बोलेंगे तो माहौल भी अच्छा रहता है और लोग अपने से, मेरे को यही लगा कि है ना कुछ प्रोफेसर है ना वो मुझे कभी कुछ बोले नहीं, मुझे है ना रात 12 बजे तक काम करना है। लेकिन अगर आतिक भाई खुद से 12 बजे जग के उस प्रोफेसर के लिए काम कर रहे हैं, वो उस प्रोफेसर की जीत है कि हाँ। हाँ उसके लिए इतना खुद मैं देने को तैयार हो जाऊं। तो वो हाँ। माहौल बिल्ड करना रहता है। और वो मेरे 2 सुपरवाइजर ऐसे हैं जिन्होंने किया वो माहौल। जिन्होंने एक तो मेरे जो पीएचडी जिनके अंडर मैंने किया, वो ऐसे हैं, वो तो भाई उनके लिए अलग से मतलब किताब लिखो ऐसा बन गया वो। और वो क्या क्या करके चले गए, मतलब रैंचो आपने देखा है ना वो 3 इडियट्स वाला, हाँ। वही है उनका, एकदम वैसा ही हिसाब है, मतलब एक्सेलेंट का भी नेक्स्ट लेवल। और वो बस करके चले गए, ऐसा है, बहती हवा सा था वो। अच्छा अच्छा जाने कहाँ गया देखो उसे, अब पकड़ो, प्रोड्यूसर तो निकल गया। तो अच्छा हाँ 7 अवार्ड मिले उन्हें। अच्छा। पर्ड्यू के इतिहास में इतने किसी को नहीं मिले, 7 टीचिंग अवार्ड्स इन 4.5 years। कहाँ के थे और वो वो? असिस्टेंट, ये यहीं के हैं, यूएस के ही हैं, डेटन ओहायो के हैं। और अच्छा। एक्चुअली उनके जो डैड है वो ऑस्ट्रेलिया के, तो हमारा थोड़ा इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला ऐसा, मैं हाँ ऐसी हाँ। मजाक के बोल रहा हूँ।
हाँ वो हाँ बोलते थे अरे मेरे डैड ऑस्ट्रेलिया के हैं और मेरे को वो क्रिकेट का बताते हैं और 5 दिन की हाँ क्रिकेट मुझे समझ नहीं आती। मैं बोला हाँ अरे आप हाँ अच्छे से देखो, अभी आपको क्रिकेट का असली पता चलेगा कि वो क्यों इतना इंटरेस्टिंग है। लेकिन हाँ हाँ वो काफी सही, मतलब उन्होंने इतने बढ़िया इंसान, ऑल्दो वो ना सेम कलर के नहीं है, मतलब गोरे हैं, फिरंगी हैं, सब कुछ है, हाँ लेकिन जो वो थे ना इंसान, एज एन इंसान, वो हाँ तो हाँ नेक्स्ट लेवल, मतलब बहुत ही बेहतरीन इंसान। ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत बेहतरीन सर पढ़ाने में, ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत बेहतरीन रिसर्चर ले रखा है, बेस्ट इंजीनियर का, मतलब अपकमिंग इंजीनियर। तो इतने हाँ अवार्ड है हाँ भाई, मतलब बर्तन कम अवार्ड ज्यादा वाली बात होगी। रहा था कि मैं अपने अपने आप को बहुत लक्की मानता हूँ कि इस तरीके के जो इंसान है, जो इतने मतलब रणछोड़ दास टाइप है, वो उनके अंडर मैंने शिक्षा लिया और मैं वही शायद इंडिया में आके और बच्चों से शेयर कर सकता हूँ, और अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा हूँ। तो कहीं ना हाँ कहीं हाँ। उनका भी बहुत क्रेडिट है कि आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे कैसे हूँ। आपने सो आपके या दैट्स अबाउट। सारी जर्नी बहुत डिटेल में बताई। मुझे लग रहा है ये जर्नी बहुत यूजफुल होगी मेनली इंडियन स्टूडेंट्स, और जिन लोग को नॉट ओनली इंडिया, देसी स्टूडेंट्स जो जिन लोग को हिंदी उर्दू जो भी समझ में आती है आसपास के आत्मनिर्भर कंट्रीज ऐप में। के होम पेज पे देखिए ट्रेंडिंग कंपनीज, सर्च बार पर क्लिक करिए। आप बाएं में टाइप पर क्लिक करके प्रोडक्ट्स या कंपनीज में से खोज सकते हैं। आप दाएं में कंट्री के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। विदेशी कंपनीज या प्रोडक्ट्स के पेजेस पर आपको मिलेंगे भारतीय विकल्प, उन्हें चुनें। अगर आप रिव्यूज या सजेशंस देना चाहते हैं तो पहले लॉगिन करें। आपके रिव्यूज भारतीय प्रोडक्ट्स और कंपनीज को देंगे और मदद। भारतीय प्रोडक्ट्स के पेज पर जानिए उनकी वेबसाइट और कंपनी के बारे में। और भारतीय कंपनीज के पेज पर जानिए जरूरी जानकारी और अनोखी कहानियां जो आपको गर्व से भर देंगी। विदेशी कंपनियों के बारे में भी जानें और भारतीय विकल्प को समर्थन करें। साइड बार से लोकल बिजनेसेस या किसी अन्य कंपनी की जानकारी या प्रोडक्ट्स के बारे में आप इस ऐप में डाल सकते हैं। डाउनलोड करिए आत्मनिर्भर ऐप आज ही।